एक बार फिर से आप राजनीतिक रूप में सक्रिय हुए हैं और फिर संगठन से जुड़े हैं। आरएलजेडी जो नई पार्टी बनी है उसको बूस्टअप डोज देने का आप पर जिम्मेवारी मिला है, ये कैसे संभव होगा? मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि जो सही दिशा में गाड़ी जा रही थी वो फिर अचानक बीच में उल्टी दिशा में जाने लगी जी। तो यही कारण बना कि समता पार्टी के हमारे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने श्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में उस पार्टी को अलविदा कह दिया। तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि जैसे मानो उन्होंने ही पूरा सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। जी। लालू जी ने एकदम पर्दे के पीछे से ऐसा उसमें पानी डाला कि ध्वस्त हो गया, खेले भंडोल कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भारत लाइव में आप अक्सर जानते हैं कि भीतर की खबरें हम देते हैं, लेकिन उन भीतर की खबरों पर वास्तविकता की मुहर कैसे लगे, आवरण कैसे चढ़े, उसके लिए अलग अलग राजनीतिक दल के जो जानकार हैं, जिन्होंने राजनीति में अपना लंबा समय बिताया है, उनके साथ हम बातचीत भी करते हैं, जिससे कि ये बातें क्लियर हो सकें कि बिहार और देश दुनिया की राजनीति में हो क्या रहा है। क्या जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है वो सही है या फिर बिहार को और कुछ चाहिए? तो आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है शंभूनाथ सिन्हा। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिहार सहित देश दुनिया की राजनीति को दिया है। छात्र जीवन से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई और कांग्रेस ने कर्नाटका में जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तभी इनको इनकी क्षमता को पहचान लिया था और इन्हें अपना सबसे बड़ा जो कहा जाता है छात्रों के विंग का अध्यक्ष बनाया था, और वो भी बिहार का नहीं, कर्नाटक का। बिहारी होते हुए कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया जाना ये एक बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है कि इनमें बहुत सारी पोटेंशियल थी। आज भी राजनीति के अलग अलग पड़ाव पर होते हुए उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और उसको बिहार कितना प्रभावित करता है, इसको लेकर के हम आज इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी कई ऐसी खबरें हैं जिसको आप लोग भरोसा करके, मान करके और विश्वास करके ये कहते हैं कि हम एडवांस खबरें देते हैं, लेकिन उस पर मुहर वास्तव में ऐसे ही राजनीतिज्ञ लगाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी है और उस यात्रा में आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। कई दलों में आपको आगे जाने का मौका मिला, आपने संगठन को बढ़ाने के लिए त्याग किया। एक बार फिर से आप राजनीतिक रूप में सक्रिय हुए हैं और फिर संगठन से जुड़े हैं। आरएलजेडी जो नई पार्टी बनी है उसको बूस्टअप डोज देने का आप पर जिम्मेवारी मिला है, ये कैसे संभव होगा? देखिए, कहने के लिए आरएलजेडी एक नई पार्टी है जी, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो ये समता पार्टी का ही एक वास्तविक स्वरूप है। जी, आप तो फाउंडर भी रहे हैं समता पार्टी के। जी। और जिस समय समता पार्टी का गठन हुआ था उस समय श्री उपेंद्र कुशवाहा या हमारे जैसे सैकड़ों हजारों और कार्यकर्ता जी मिलके उस पार्टी का गठन किए थे, और जिस उद्देश्य के लिए गठन किए थे वो पूरा भी हुआ था। उनको सरकार में थी, बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात हुई थी जी। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि जो सही दिशा में गाड़ी जा रही थी वो फिर अचानक बीच में उल्टी दिशा में जाने लगी जी। तो यही कारण बना कि समता पार्टी के हमारे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने श्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में उस पार्टी को अलविदा कह दिया। तो वो पार्टी को अलविदा जरूर कहा, मगर वो सारे कार्यकर्ता श्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि समता पार्टी का वास्तविक स्वरूप आज के दिन में राष्ट्रीय लोक जनता दल ही है। नीतीश विरोध की राजनीति से आप लोगों की शुरुआत हुई है, इसलिए कि आरएलजेडी का जो जन्म हुआ वो नीतीश विरोध की राजनीति, नीतीश कुमार की आइडियोलॉजियों को नहीं स्वीकार करने के चलते उसका जन्म हुआ। लेकिन आप नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक वक्त बिताए हैं,
इसमें कितनी सिमिलरिटी है और क्या ये जरूरी था कि नीतीश कुमार को इस अवस्था में इस जगह पर छोड़ करके एक अलग पार्टी बनाई जाए? देखिए, यह तो सही बात नहीं है कि नीतीश कुमार के विरोध में ये राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये कैसे आप कह सकते हैं? आपने विरोध किया कि नीतीश कुमार विलय करने जा रहे हैं, आपने विरोध किया कि नीतीश कुमार किसी और को कमान देने जा रहे हैं, अब इससे बड़ा विरोध क्या हो सकता है? नहीं, किस कारण से हमने विरोध किया, तो मैं तो वही कह रहा हूँ। मूल बात वो है जी। अब आप मान लीजिए कि किसी ट्रेन पर सवार हैं जी, आपको दिल्ली जाना है जी, आप ट्रेन पर सवार हो गए और आगे जाके बनारस में या मुगल सराय में अगर उतर गए, ये कह दिया जाए कि ट्रेन अब फिर वापस पटना की ओर जा रही है जी, तो अब उसमें पैसेंजर रहेंगे बैठे हुए, उनको जाना है दिल्ली जी, जी, आप फिर पटना की तरफ घूम रहे हैं तो वो तो उतर ही जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार का कभी नहीं विरोध किया, वो आखिरी तक कहते रहे कि हम लोग नीतीश कुमार का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं और रहे हैं शुरू से, मगर नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी का झंडा क्यों उठाने लगे? उन्होंने लास्ट में कहा भी था कि यदि खून की जरूरत होगी तो मैं अलग भी रहूंगा, तो खून देने आ जाऊंगा। जरूर नीतीश कुमार जी के खिलाफ कभी भी वो इस तरह का कोई भाषा, कोई बयान नहीं दिया जिसमें लगे कि उनको नीतीश कुमार से विरोध है। उनका कहना था एक मुद्दे की बात होती है, उन्होंने सही मुद्दा उठाया था कि आखिर फिर तब जब आप तेजस्वी जी के शरण में जा रहे हैं तो आखिर ये 15 वर्षों का ये जो लंबा संघर्ष था, कितने लोगों ने अपनी जवानी दे दी आपको, कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, कितने के परिवार मतलब बेसहारा हो गए, तो आखिर ये फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की जब आपको वहीं जाना था? तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने निर्णय पर फिर से विचार करिए, ये गलत निर्णय है। मगर नीतीश कुमार जी ने जब निर्णय कर ही लिया था कि हमको नहीं, अब अपना निर्णय नहीं बदलना, तो हम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ आप लंबे समय तक रहे हैं। नीतीश कुमार का क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो। लेकिन तत्काल जो एक घटना घटी, पुल ध्वस्त हुआ, उसको लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा है और आप लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हम जो बात कह रहे थे आखिर वो हो ही गया। एक तरफ क्राइम बढ़ गया है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का करप्शन, कहीं ना कहीं उसका संरक्षण देना। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मजबूर हैं या फिर अपने आप से समझौता कर चुके हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी में कुछ गुण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी, और वह गुण सरकार में आने के 5 वर्षों तक स्पष्ट दिखाई देता था। 5 से 10, हाँ, 5 से 10 भी नहीं, अब 5 से 7 आप कह सकते। लेकिन 7 बरस के बाद ये दूसरे और तीसरे शासनकाल में जिस प्रकार से इन्होंने अवगुणों को ग्रहण किया, जिस वेग से अवगुणों को ग्रहण किया, इनका गुण बह गया। अब वो पूरी तरह ओझल हो गया, मतलब अवगुणों का पलड़ा भारी हो गया, अवगुण हावी हो गया इन पर। जब तक ये सरकार में रहकर सेवा की भाव से शासन करते रहे, तब तक ये जनता के दुख दर्द को समझते रहे, और जब से इन्होंने सेवा छोड़ मेवा के लिए शासन करना शुरू कर दिया, ये अफसरशाही के चंगुल में आ गए, उनकी माया में ही आ गए, तब से इनको जनता से बिल्कुल कट गए। इनके ऊपर कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप राजनेताओं और बिहार की अफसरशाही पूरी तरह हावी हो गई, और उन्होंने इनको इस तरह का एहसास करा दिया कि आप ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही सब कुछ हो। तो उस भ्रम में जब से ये जीने लगे, तब से इनका क्राइम, करप्शन जो नारा था वो बिल्कुल, और कम्युनलिज्म, ये तीनों नारा ध्वस्त हो गया। स्थिति यह है कि अब ठीक इसके विपरीत दिशा में बिहार चल रहा है। क्राइम की स्थिति तो आप हर दिन देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई ना कोई बैंक लूट जा रहा हो, कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही हो, और सबसे बड़ा क्राइम का एक और अलग पहलू अब विकसित हुआ है बिहार में, वो जमीन विवाद और ये सब करप्शन के कारण हुआ है। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये तीनों को
या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को अब ये शिष्टाचार में परिवर्तित कर दिया है। तो मुझे आपसे, चूँकि आप राजनीति करते नहीं हैं, राजनीति को आपने जिया है, आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सवाल बहुत ज़रूरी हैं, वो हम पूछना चाहेंगे। 23 तारीख की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे, इससे पहले 12 तारीख की चर्चा सुन रहे थे, इससे पहले मई में कई चर्चाएं सामने आ रही थी, और ये सारी चर्चाएं एक जगह आकर के सिमट गई हैं कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करें। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज़्यादा अब प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ अग्रसर हो गए हैं? ये संभव हो पाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति भी हैं जी। नीतीश कुमार जी ये अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अब बिहार में ही उनकी स्वीकार्यता खत्म हो गई है जी, तो देश में किस आधार पर उनकी स्वीकार्यता होगी? आप तो बड़ी बात कह रहे हैं। तो लेकिन हम यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये संभव अब नहीं है जी। आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले जब भी ये महागठबंधन बनाए इस बार जी, तो इनको भ्रम होगा कि हम जाएंगे तो हमको लोग हाथों हाथ लोक लेगा और हमको विपक्ष का नेता बना देगा जी। इसी भ्रम में ही अचानक से बड़ा तेज गतिविधि में शामिल हुए जी। और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में ये घूमे और कई बार तो इन्हें बड़ा तिरस्कृत होना पड़ा जी जी। तो मुझे लगता है कि उससे इनको सबक लेना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ साथ ये नीतीश कुमार की बात नहीं होती है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो उनके साथ साथ पूरे बिहार की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। सही बात। और कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट का, प्रदेश का या दूसरे देश की कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि इनका तिरस्कार करता है तो बिहार का तिरस्कार होता है। अब आप उदाहरण देखिए, शुरू से ही सबसे पहले इन्होंने वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कितना ताम झाम के साथ बुलाया और इस उम्मीद में बुलाया कि वो शायद आएंगे और यहाँ आके ये घोषणा करेंगे कि नीतीश कुमार जी ये विपक्ष के एक चेहरा हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है वो समझ गए इनकी बात को, इनकी मंशा को। वो ऐसा बिदक के भागे कि मैंने तेलंगाना में जब वो विपक्षी पार्टियों की बड़ा सम्मेलन किया तो इनको निमंत्रण तक नहीं दिया। और जिस प्रेस वार्ता में ये सब कुछ हुआ उसकी तस्वीरें बहुत मतलब बदनाम भी कर, एक तरह समझिए कि लोगों को स्वीकार्य नहीं भी नहीं होते। नीतीश कुमार को बार बार पकड़ना, उनका उठ के भागना, ये सब बिल्कुल। दूसरा घटना क्या हुआ, सोनिया जी के यहाँ गए बड़ा तामझाम के साथ लालू जी को लेके। पहले तो वहाँ से समय ही नहीं मिल रहा था, लेकिन लालू जी को इन्होंने सहारा बनाया। सोनिया जी के यहाँ गए तो सोनिया जी ने 2 शब्द इनको सही ढंग से बात करना भी उचित नहीं समझा। तो ये खुद ही आके बाहर बोले कि अभी अध्यक्ष का चुनाव है, बाद में बोलिए कि हम निमंत्रण देंगे। वो निमंत्रण तो आज तक सोनिया गांधी जी के यहाँ से नहीं आया। जी जी। तीसरी घटना देखिए, उड़ीसा गए नवीन पटनायक जी के यहाँ। अरे साहब, आप गए हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ गए हैं, विशेष विमान से गए हैं। जी। तो क्या आप वहाँ टूरिज्म के लिए गए हैं? जो आप वहाँ जाके प्रेस के सामने बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत टूरिज्म सेंटर है, बहुत पर्यटन के केंद्र हैं, लोग आते हैं, तो हम भी सोचे कि एक बार जरा घूम ले। बताइए, मुख्यमंत्री का कोई बयान होता है इस तरह का? जबकि आप अपने मंत्री को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक विशेष विमान कहाँ से आप ले आ रहे हैं? ये सब तो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, बिल्कुल, जिससे ले जा रहे हैं। और नवीन पटनायक जी ने क्या व्यवहार किया आपके साथ? आपके साथ गए लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, आपके मंत्री हैं, उनको अपने टेबल तक पर बैठने तक नहीं दिया। तो नीतीश कुमार जी इतने मूर्ख नहीं है, वो समझ गए वहाँ जी कि मेरी स्थिति क्या है। फिर ये सब एक्ट क्यों कर रहे हैं? ये एक्ट अब नहीं कर रहे हैं जी। ये एक्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमको किसी तरह 25 तक सत्ता में बने रहने का मौका मिल जाए। वो लालू जी के अब दबाव में एक्ट कर रहे हैं जी। ये संपूर्ण, अच्छा अभी देखिए 12 तारीख को जो मीटिंग थी तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि जैसे मानो उन्होंने ही पूरा सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। जी। लालू जी ने एकदम पर्दे के पीछे से ऐसा उसमें पानी डाला कि ध्वस्त हो गया, खेले भंडोल कर दिया।
अब फिर 23 तारीख को अब इन दोनों में इस बात की भी होड़ लगी हुई है। जी। आप अखबार के पन्ने में देखिए तो उससे भी पता लग जाएगा, और आप लोग तो ऐसे भी बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। अब इन दोनों में इस बात की होड़ है कि किसके कारण 23 तारीख को मीटिंग हो रहा है। तो लालू जी अपने तर्क से संदेश दे रहे हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, और नीतीश जी के मंत्री कह रहे हैं कि सब नीतीश जी के कारण हो रहा है। तो दरअसल ये लालू जी का है। लालू जी को अपने बेटे को सत्ता हस्तांतरण की इतनी जल्दी है जी। कि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये सब कोरम एक पूरा करके, जो महागठबंधन बनने के पहले नीतीश कुमार से उनका जो कमिटमेंट था, या नीतीश कुमार का उनसे जो कमिटमेंट था, वो पूरा कर दे नीतीश कुमार। तो मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए यह सपना कभी नहीं पूरा होगा। नीतीश कुमार जी न कभी आपको सत्ता का हस्तांतरण करेंगे जी। और न आपका ये सर्वदलीय जी। जो गठबंधन है वो कभी साकार होगा। जी। इसलिए इस सब बैठक को अब आप मात्र मान के चलिए कि ये टी पार्टी है, और लोगों को बुला के अपना एक चाय पार्टी दे। अच्छा, उस चाय पार्टी में भी जो सम्मिलित होंगे, हर लोगों का अपना अलग अलग एजेंडा है। अब हर लोग अपने अपने प्रदेशों में जाके कहेंगे कि हम ही नेता हैं उसके गठबंधन के। जी, जी। अब यहाँ है तो यहाँ नीतीश जी कहेंगे, मतलब अपने लोगों को तैयार करा दे रहे हैं। अपने लोगों को बूस्टअप करने के लिए, अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए लोग अपना ये सब नाटक कर रहे हैं। इस ड्रामा से उन हर राज्य के जो भी प्रमुख हैं शासन के, वो अपने अपने राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न होगा, और ये प्रश्न आपकी पार्टी से जुड़ा होगा। आपकी पार्टी के एक मुख्य जो कहा जाता है निर्णायकों की मंडली में हैं। आप लोग 2024 की तैयारी शुरू कर चुके हैं, 2025 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 में क्या ये फाइनल हो गया है कि आप एनडीए के साथ रहेंगे, और रहेंगे तो कितने सीटों के साथ? देखिए, इस तरह का कोई अभी बात फाइनल नहीं हुआ जी। तस्वीरें तो बार बार आ रही हैं। पिछले दिनों राजगीर में हम लोग का राजनीतिक शिविर सम्मेलन हुआ था। वो 2 दिनों का शिविर सम्मेलन था जी। उसमें यह बात की चर्चा नहीं हुई कि हमें किसके साथ जाना है और हमें कितनी सीटों पे लड़नी है, मगर इतना जरूर हुआ, जो कोर कमेटी है हमारी जी, उन्होंने एक बैठक कर श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत कर दिया है जी कि आप राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए जो आवश्यक समझें जी, बिहार हित में, राज्य की जनता के हित में, वो निर्णय ले सकते हैं। तो श्री उपेंद्र कुशवाहा जी पर निर्भर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं जी। तो ये थे शंभूनाथ सिन्हा, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखे और राजनीति की बहुत सारी जानकारी दी। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कई दिग्गजों का नाम लिया जाता है, कई जानकारों का नाम लिया जाता है, उसमें इनका भी एक नाम आता है। इच्छा तो नहीं हो रही है कि इनसे बातों को समाप्त किया जाए, लेकिन हम अगली कड़ी जल्दी ही इनके साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगली कड़ी में शंभू जी से और बिहार और देश की राजनीति में क्या कुछ जानना है, क्या समझना है और किस विषय पर आपको बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।